नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ादर इमैनुअल ज़िरमानी और मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ आपको मुकालमा टीवी पर। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। नादिया हमीद, एडवोकेट हाई कोर्ट, अ, वो वकील भी हैं, तज्ज़िया नगार भी हैं और इंसानी हकूक़ की अलंबरदार भी हैं। न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क पर बहुत दफ़ा जब हमने मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात की तो वो हमारे साथ अ, आती रही हैं और आज मुकालमा टीवी पर पहली बार वो हमारे साथ हैं और आज का जो इंटरव्यू है ये थोड़ा-सा मुख्तलिफ होगा क्योंकि आज हम जो नादिया हमीद साहिबा हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से, कामयाबी के हवाले से बातचीत करेंगे, उनके प्रोफ़ेशन के हवाले से बातचीत करेंगे और बहुत सारे लोग जो शायद उनको नाम से जानते हों या सिर्फ़ इतना जानते हों कि वो एडवोकेट हैं, तो वो उनको बेहतर तौर पर और ज़्यादा बेहतर तौर पर जान सकेंगे। नादिया हमीद साहबा, हम आपको खुश-आमदीद कहते हैं मुकालमा टीवी पर। थैंक यू फादर जी। मुझे आपने ऑनर दिया कि आपके चैनल पे आके मैं अपने बारे में कुछ बता सकूँ। जी, और ये क्योंकि मुकालमा टीवी जो है ये नया ही चैनल है जो मैंने शुरू किया है और मेरी ख़्वाहिश है कि जो मुख्तलिफ़ शोबाजात के लोग हैं उनको साथ लिया जाए और ख़ास तौर पे उनको एज़ अ रोल मॉडल के तौर पे पेश किया जाए क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने-अपने शोबाजात में कामयाब हैं, जैसे आप कामयाब हैं। तो ये एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ मैं और मुझे बड़ी खुशी है कि यू आर द फर्स्ट वन और आपने इसको कबूल किया और ये एक तारीख है जब आगे जैसे मैं बढ़ूँगा तो मुझे याद रहेगा कि यू आर द फर्स्ट वन टू कम विद मी फॉर योर इंटरव्यू। तो थैंक यू और तो हम सिलसिला थोड़ा-सा शुरू करते हैं। बड़ा फ्रेंडली सा इंटरव्यू है, बड़ा ईज़ी माहौल में। तो आप थोड़ा-सा बताइए अपने खानदानी पस-मंज़र के हवाले से, आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई? घर में कितने मेंबर हैं? वालिद क्या करते हैं? या कुछ इस तरह ताकि नाज़रीन जो हैं वो आपके हवाले से जान सकें और जहाँ पे अभी आप रहती हैं उसके हवाले से भी। जी। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो कि मुकालमा टीवी की गेस्ट बनी हूँ, तो थैंक यू आपका। और जैसा आपने मेरे तारुफ में बताया, मेरे फैमिली के बारे में भी आपने क्वेश्चन किया, तो मेरे घर में मेरे वालिद साहब हैं, उनका नाम हमीद फरोज़ साहब है और वो डीएसपी रिटायर्ड हुए हैं, अभी कुछ 4-5 साल हो गए हैं। तो अभी वो घर पे ही होते हैं और हम लोग उनको कोशिश नहीं करते कि वो काम करें। और मेरी मदर जो है अब तो हाउसवाइफ है, काफ़ी टाइम से पहले, लेकिन उससे पहले वो एक टीचर थी, जो कि पट्टा मज़दूर महाज जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में एक प्रोजेक्ट चला था कि जो थे ये ब्रिक लाइन्स, इनके ऊपर जाके लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए इनके बच्चों के लिए। तो मेरी मदर वहाँ पे काम एज़ अ टीचर सर्व करती रही हैं और पॉलिटिक्स से भी उनका ताल्लुक रहा है। और आगे आ जाए, मेरे अलावा मेरी 2 बहनें हैं, एक जो है वो प्रोफ़ेशनली शेफ़ है और साथ में वो सीएसएस की तैयारी कर रही है और सबसे जो छोटी है वो मेरी बहन गॉस्पेल सिंगर है और साथ-साथ अभी वो कॉलेज भी जा रही है, मास्टर्स की तैयारी कर रही है। और एक भाई है, वो जर्नलिस्ट भी है, साथ में होटल लाइन से उसका ताल्लुक है। ये मेरी फैमिली है और मेरे बेसिक जो है, मेरे पेरेंट्स जो है वो लाहौर से बिलॉन्ग करते हैं और हम ये एयरपोर्ट के पास एक जगह का नाम है बाऊवाला एरिया, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। गो कि ये इतना डेवलप एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है हमारी बहुत बड़ी तादाद में है और काफ़ी डिप्राइव्ड लोग हैं, जो कि बिन बेसिक नेसेसिटीज़ उनको बहुत मुश्किल से प्रोवाइड की जाती है। नादिया, थैंक यू और मैं समझता हूँ कि जिस ख़ानदान से आप ताल्लुक़ रखती हैं उसमें सारे ही पढ़े-लिखे हैं और प्रोफ़ेशनल हैं। आपने अपने वालिद साहब के बारे में बताया, वो पुलिस में हैं और मामा के बारे में भी और आपकी बहन जो हैं अरूज ख़ास तौर पे, उनको मैं भी जानता हूँ क्योंकि वो हमारे साथ भी न्यूकासल पे भी आई थीं और उनकी आवाज़ भी खुदा ने उनको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है और मैं समझता हूँ कि वो बड़े अच्छे तरीके से उसको खुदा की हम्द और सिताइश के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। फैमिली में मैं समझता हूँ तो एक फैमिली जो है एक
ऐसा ज़रिया होता है जहाँ से आप इनकरेज होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो कामयाबी ये जो है ये सबसे पहले घर से शुरू होती है, जहाँ पे आपको एप्रिशिएट किया जाता है, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, जहाँ पे आप वैल्यूज़ सीखते हैं। तो आप किस तरह देखते हैं अपने घर के माहौल को? मेरे घर का माहौल जो है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। ये नहीं है कि लड़कों के लिए कुछ अलग से पैरामीटर्स हैं, लड़कियों के लिए कुछ अलग से पैरामीटर्स हैं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया, मेरी फैमिली में सारे जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। और मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ये मोटा उनको नहीं स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं तुम्हें ही करना है। उन्होंने कहा कि जो आपको पसंद है उसके लिए इनकरेज किया और हर तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। तो मैं एज़ ए फीमेल फर्स्ट अपनी फैमिली में से अपनी मदर की तरफ से भी और अपने फादर की तरफ से फर्स्ट फीमेल हूँ जो इतना पढ़ी है और साथ में आगे भी बढ़ी है, और उसको हमेशा एप्रिशिएट किया गया है। और बाकी सोसाइटी के जो चैलेंजेस हैं, जो इंटरनल फैमिलीज के चैलेंजेस होते हैं, वो भी मुझे बड़ी हिम्मत से उसका मुकाबला करने के लिए साथ भी दिया गया और लोगों को डिस्करेज किया गया कि भाई यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जी। नादिया, आप थोड़ा-सा अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। जो आपकी इब्तदाई तालीम है वो भी, और उसके बाद जो सिलसिला जो है तालीम का कहाँ तक जो वो कैसे आगे चला? मेरी जो अभी बेसिक एजुकेशन है वो है इन मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, और साथ में मैंने एलएलबी किया हुआ है। तो वो कि आगे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आगे भी एडमिशन लेके आगे इसको स्पेशलाइजेशन की जाए। मेरी जो है लाइफ का जो सफर है वो काफी अ, वो कहते हैं टर्न्स के साथ भरा हुआ है। मैं इन प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी, और जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ शौक होता है कि जी मेडिकल में ही जाना है, तो वही था। और वो मैं फौरन ही अभी करने के बाद साथ ही मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी कि मेरे पास फ्री टाइम था। तो मेरी फैमिली ने और मेरी वो जो मेंटल एक्टिविटी मुझे एक्टिव रखने के लिए मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, ताकि मैं अपना आगे जो एजुकेशन के एक्सपेंस है वो खुद बेयर कर सकूं, बाकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर यानी मेरे पेरेंट्स के ऊपर मैं बोझ ना पड़ सकूं। तो फिर साथ में मैंने एजुकेशन भी कैरी ऑन रखी अपनी, और मैंने पढ़ाते हुए मैंने वो ग्रेजुएशन की, बीए इन पॉलिटिकल वो सॉरी बीए इन जर्नलिज्म किया। यानी फौरन ही चेंज हो गई फील्ड जब आप प्राइवेट कर रहे, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी और उस टाइम पे मेरी मदर उनको पैरालाइज्ड हो गई थी। तो वो फिर मुझे मेरे एक बड़ी बच्ची होने के नाते मेरे पे जिम्मेदारी आ गई थी घर की भी। फिर मैं जॉब भी कर रही थी, मेरी एजुकेशन भी थी, तो मुझे वो सारी चीजें साथ लेके चलनी थी। तो फिर मैंने प्राइवेटली बीए किया, साथ में जॉब भी करती रही। फिर उस बीए करने के फौरन बाद मुझे जो बैंक में एक जॉब ऑफर हुई, तो वो मैंने की, और साथ साथ मैंने आगे एलएलबी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास केसेस इस तरह के आते थे, लिटिगेशन रिकवरी एंड लिटिगेशन डिपार्टमेंट में थी। तो मुझे एक लॉयर साहब जो बाद में मेरे फर्स्ट कहते हैं कि सीनियर बने थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप बेटा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लॉ करें। और फिर जब मैंने सोचा कि आप एक मेरे लिए उसमें क्या इंटरेस्ट है, लॉ की एक डिग्री ले ली। मैं एक बैंक में बैठी हूँ, मैं तो एक साफ सुथरी जगह पे मैंने क्लाइंट को डील करना है, जो कि बैंक के ही ऑलरेडी कस्टमर आएंगे, उनको प्रॉपर डील करना। और मैं एक एसी जगह पे बैठी हूँ जहाँ पे सारी एक एलीट क्लास आके मिलती है, वो मुझे छोड़ के कोर्स के अंदर जाना है। और वो क्या, वो हमारे यहाँ नॉर्मली इस तरह के प्रोफेशंस को ओन नहीं किया जाता और अच्छा भी नहीं समझा जाता फीमेल्स के लिए। और फिर मैंने डिसीजन लिया और अपनी फैमिली से बात की, तो मेरी फैमिली ने मेरे इस जो नया सफर था उसमें हेल्प की, और मैंने लॉ पास किया, सारे उसके एग्जाम दे के। और फिर इसके बाद मैंने प्रैक्टिस जब स्टार्ट की, तो जब मैं गई फर्स्ट टाइम कोर्ट के अंदर, तो वो मेरे लिए एक इन्वायरमेंट ही फर्क तरह की थी कि मैं ये इतना पढ़ने के बाद ये कहाँ पे बैठे हुए हैं कि बाहर ही उन्होंने चेयर्स लगाई हुई है, वो कोई उसका पंखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लॉयर्स कितने बुरे हाल में, ये मैं कौन सी जगह पे आ गई। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, जो मेरा एम है वो मैं करती हूँ। और मेरा एम था कि मैं हम तो एक किसी किसी भी गवर्नमेंट के प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशन में चले जाए, आप 40
55 या 60 के बाद वो आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अगर आपको वो छोड़नी पड़ जाए तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और एज के उस हिस्से में जाके आपको ना ही वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करता है, बल्कि आप बिल्कुल क्या कहते हैं ना, बेयारो मददगार हो जाते हैं। तो फिर मैंने इसकी तरफ बढ़ा कि ये मेरी प्रोफेशनल डिग्री होगी और ये मेरा खुद का एक बिजनेस टाइप होगा, मैं काम करूंगी। और जैसे जैसे ये मैं मेडिकल और जो लॉ की फील्ड है, एक तो इकोनॉमिकली आपको सपोर्ट करती है, दूसरा ये कि आप जैसे जैसे आपका टाइम ज्यादा गुजरता जाता है, आप जितने सीनियर होते जाते हैं, आपकी जो लाइफ है वो स्टेबल होती जाती है, दोनों तरह, इकोनॉमिकली भी और प्रोफेशनली भी। लॉयर जो है वो मरते दम तक केस लड़ सकता है, उसको ना आई साइड की प्रॉब्लम आएगी, अगर वो इन केस वो मैं देख नहीं सकता या उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम आ गई, तो उसके वो जो जूनियर्स हैं वो उसके काम को चलाते रहेंगे, उसका नाम ही आगे बिकेगा। तो मेरे लिए एक ये चीज की मोटिवेशन थी। और मैंने कहा मैं, दूसरा था जो एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करना। हमारे यहाँ हम मैं एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से यानी मार्जिनलाइज कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हूँ। तो मेरे लिए ये भी था कि मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे काम देख रही थी चीजें कि हमारी कम्युनिटी को उस तरह सपोर्ट नहीं दी जाती। मैं आप डिफरेंट जगहों पे मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं डिस्क्रिमिनेशन का सामना मुसलसल रहता है। तभी आपको आपके उठने बैठने पे आपको बोला जाता है कि आप फीमेल होने के नाते कि आप क्रिश्चियन लगती नहीं। कि ये मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी फीमेल नहीं होगी, चाहे वो घर में किसी के डोमेस्टिक वर्कर है या किसी ऑफिस में काम करे या कोई प्रोफेशनली वो क्वालिफाइड है, उसको यही बोला जाता है कि आप बड़ी खूबसूरत हैं, आप क्रिश्चियन लगती नहीं, चाहे वो मेल भी हो। तो वो एक ट्रैप करने का तरीका होता है, और जिससे हमारे लोग बागी होके फिर ये जो हमारे पास आजकल वाकयात आ रहे हैं पोस्ट कन्वर्जन के, या लड़कों के भी और लड़कियों के भी। तो मैं समझती हूँ ये सबसे पहले एक कदम होता है कि अगले बंदे को बोलना, तारीफ करना। वो कि आप शायर हैं, आपने आपको भी याद होगा लामा इकबाल साहब ने इसके ऊपर, खुशामद के ऊपर एक बहुत अच्छी पोइम लिखी थी जो कि हम स्कूल में पढ़ के आए थे, लेकिन वो वक्त के साथ साथ उसको भूल जाते हैं। तो वो खुशामद ही है जो इंसान को सबसे पहले तबाह करती है, गो कि वो चैलेंजेस मुझे भी फेस करने पड़े। फिर उसके बाद एक नया चैलेंज आता है एक फीमेल की लाइफ में भी, हम एक मिनॉरिटी होते हुए, कि आपको जब प्रमोशंस या इंक्रीमेंट की स्टेज आती है तो आपको हमेशा बैक एंड पे रखा जाता है, लेकिन काम के सिलसिले में आपको बर्डन जो है वो डबल किया जाता है, ताकि आप किसी न किसी तरीके से वो स्लॉट खाली करो और इस पे मेजॉरिटी मेंबर जो है वो कोई आके उसको अवेल करे। तो मुझे भी इस तरह का तंग किया गया, लेकिन उस टाइम पे मैंने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि अब वो मेरी जो ग्रूमिंग थी मेरी फैमिली की तरफ से उसके सहारे पे, और जितना मुझे मेंटली तौर पे मुझे स्ट्रॉन्ग किया गया था, और मुख्तलिफ जगहों पे यानी स्कूल के अंदर मुझे कॉन्फिडेंस इतना प्रोवाइड किया गया कि मैं किसी के साथ टीचिंग करते हुए, किसी से भी बात करते हुए मुझे हेजिटेशन ना हो। तो वो मेरे साथ चलती रही, क्योंकि मैंने हर एक जगह पे यानी मैं टीचर होते हुए पब्लिक डीलिंग सीखी, डिफरेंट मूड स्विंग्स को पढ़ना सीखा, और अपने आप को भी बेहतर किया। अब बैंकिंग में आ गया, वो भी एक फील्ड जो थी वास्ट थी, तो उसमें भी मुझे मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग मिले। उससे भी मेरा में लर्निंग जो प्रोसेस था वो जारी था। फिर अब वकालत में जो है वो आपके पास कैटेगरी फर्क आ जाती है, आपके पास क्रिमिनल्स आते हैं या वो जो डिप्राइव्ड होते हैं किसी ना किसी राइट से। तो वो मैं समझती हूँ कि खुदा की एक खास ब्लेसिंग रही है कि मुझे जहाँ पे भी मैं गई हूँ वहां पे मुझे मेरी पर्सनालिटी ग्रूम करने को मिला। लेकिन ये हर जगह ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि लोग हमारे यहाँ पॉजिटिव नहीं रहते, हम लोग ढूंढते हैं कि अगर ये मेरे साथ हो गया तो मैं आगे बढ़ नहीं सकती। लेकिन हम बाइबल को अगर देखें तो बाइबल हमें सिखाती है कि हर काम के अंदर खुदा की मसलहत होती है। अगर एक टाइम पे आपके ऊपर मुश्किल टाइम आ रहा है तो उस मुश्किल में भी आपके लिए कोई ब्लेसिंग होगी, कि कुछ सीखने को होगा जो आगे जाके आपकी लाइफ की जो जर्नी है उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मैं तो समझती हूँ कि जो भी फ्रेजेस आए हैं, जितना भी मैंने कुछ सीखा है, वो मुझे एक बेहतर इंसान होने में, एक बेहतर क्रिश्चियन बनने में मेरे लिए हेल्पफुल है।
जी। नादिया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक तो प्रोफ़ेशन के लिहाज़ से कि आपने तकरीबन 3 प्रोफ़ेशन जो है वन आफ्टर जी, द अदर चेंज किए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दरस-व-तदरीस का शोबा है, ये भी बड़ा एक मुक़द्दस शोबा है, क्योंकि एक उस्ताद जो है वो बच्चों को तालीम देता है, जो रोशनी है उनको अता करता है, और ये एक बहुत खूबसूरत। और उसके बाद फिर आप बैंकिंग की तरफ चली गईं और उसमें भी आपने कामयाबी की, और उसके बाद फिर आप लॉयर। तो ये कैसे आप देखती हैं इन चेंजेज़ को? क्या ये ईज़ी था ये चेंज करना? ये वक़्त की ज़रूरत थी, या क्योंकि कई बार इस तरह होता है कि जो एक शोबा इख्तियार करता है, लोग उसी में आगे बढ़ते जाते हैं, उसी में उनका तजुर्बा होता जाता है। तो ये ब बाय चांस था, या आपकी ज़रूरत बनी कि आपने ये प्रोफ़ेशन इस तरह चेंज किया? मेरे लिए बाय चांस था, अपॉर्च्युनिटी थी। लाइक मैं टीचर इस तरह बनी कि मैं एफएससी के पेपर्स देने के बाद फ्री थी। तो मुझे मेरे स्कूल से ही सिस्टर लू की तरफ से कॉल आई कि आप आके हमें जॉइन करो, आप घर पे ना बैठो। तो मेरे साथ वो शुरू से बहुत ज़्यादा एक स्टूडेंट होने के नाते मुझे हमेशा क्लास में प्रेफ़रेंस मिलती थी अपने बाकी स्टूडेंट्स पे। मुझे ज़्यादा वो टीचर्स की तरफ से भी पैम्पर किया जाता था और प्रिंसिपल की तरफ से भी। तो वो मुझे एक चीज़ थी जो उन्होंने मुझे टीचिंग की तरफ प्रमोट किया। और टीचिंग में भी खुदा के ऐसा साथ रहा कि मैंने बच्चों की जो वो स्टडी करते हुए जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो कि नॉर्मली हम लोग टीचर्स नहीं समझ पाते, कि एक बच्चा जो है, वो हर तरीके से मुकम्मल इंसान है। तो वो क्यों नहीं बाकी बच्चों की तरह एक्टिव नहीं चल रहा है, या उसके साथ क्या ऐसा लाइफ है और प्रॉब्लम चल रही है कि टीचर उसको समझ के उसको हल करे और उसको एक बेहतर इंसान होने में मदद करे। तो मैं एक प्राउड टीचर हूँ, क्योंकि मैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको एक क्लास ऐसी थी जब मैं स्कूल में गई, बॉयज़ की क्लास, उसको कोई टीचर लेना नहीं चाहता था। तो चैलेंज के तौर पे वो क्लास मुझे दे दी गई, और मुझे खुशी है कि वो उनमें से अभी जो बच्चे हैं, वो कि उस टाइम पे मैं भी स्टूडेंट थी, तो वो बच्चे जो हैं, वो अभी कोई आर्मी में कैप्टन बन गया, कोई साइकोलॉजिस्ट सॉरी अ, मेडिकल लाइन में चला गया है, नर्सिंग में चला गया है, कोई साइकोलॉजिस्ट बन गया हुआ है, कोई आर्मी में चला गया है, कोई डिफरेंट प्रोफेशंस में जाके, और वो एक अच्छी नोटेबल पोज़ीशंस पे हैं। तो वो मेरे लिए काफ़ी एक अच्छी चीज़ रहती है, और वो जब फेसबुक यानी सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं कि मिस हम ये बन के हुए हैं, तो वो मेरे लिए भी एक खुशी का बायस है कि हमने वो जो एक टाइम पे वो जो उनके अंदर वो कमियाँ थी रेक्टिफ़ाई करके, उनको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा शहरी बनने में काम किया। वो मेरी ज़िंदगी के एक प्रोफ़ेशन का वो एक हिस्सा बना। अब वो मैं उसके बाद सडनली मुझे एक ऑफ़र आती है जॉब की और मैं चली जाती हूँ। मैं जाना नहीं चाहती। मेरी को-टीचर जो है वो मुझे कहती है, "नदी कोई बात नहीं, आप जाओ, एक एक्सपीरियंस ही सही ना।" सिलेक्ट हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर वो मना तो कर देंगे ना, ये जॉब तो है ही ना। मैंने कहा चलो मैं ट्राई करके आती हूँ। मैं गई और मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी आप सुबह से जॉइन करें। तो वो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइज़िंग था, लेकिन फिर भी अब मैंने कहा कि मेबी खुदा की मर्ज़ी इसी में है। मैंने उसको जॉइन किया, और पहले मैंने सिटी बैंक में काम किया, फिर उसके बाद मैंने किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, फिर उसके बाद बुर्ज बैंक में काम किया। तो खुदा का शुक्र है कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड मैंने जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में काम किया, वहाँ पे मुझे बेस्ट रिकवरी ऑफिसर का भी अवार्ड मिला हुआ है। तो वो वहाँ वो वाली जगह थी, क्योंकि स्कूल के अंदर तो मैं उसी स्कूल से पढ़ी थी, हमारी क्रिश्चियन एनवायरनमेंट थी, तो वो ज़्यादा डिफरेंस फ़ील नहीं हुआ। लेकिन जब मैं वहाँ पे बैंकिंग में गई, वो डिफरेंट जगह से लोग आए होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉइज़ होते हैं। तो मुझे एक टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, कि लाइक वहाँ पे वो क्रिश्चियन लड़की बैठती है, वहाँ पे उसके तरफ किसी ने बात नहीं करनी, उसकी तरफ किसी ने देखना नहीं, और खाना-पीना नहीं करना, ये वो। लेकिन वो वक़्त के साथ-साथ मैंने अपने आप को वहाँ पे भी खुदा ने मुझे सरफ़राज़ी दी, और एक टाइम पे वो आ गया कि मेरी कोलीग्स जो थी, वो खाना अगर मैं लेके आ रही हूँ ना, तो तुम बैठो नादिया, हम तुम्हें गरम करके देते हैं, तुम्हें ला के देते हैं। तो ये भी टाइम आ गया, और अभी भी वो कोई फैमिली इश्यूज़ होते हैं, तो वो मुझे कॉल करके डिस्कस कर लेते हैं, तब भी वो करते थे। तो मेरे लिए खुदा ने मुझे वहाँ पे भी यूज़ किया, और अब वकालत के प्रोफ़ेशन में भी आके खुदावंद अपने नाम के जलाल के लिए
यूज कर रहा है और डिफरेंट तरीके से डिफरेंट इदारों के साथ मिल के काम करने का मौका मिल रहा है और सीखने को भी मिल रहा है और साथ में लोगों को सर्व करने का भी मौका मिल रहा है। जी। नादिया, बहुत अच्छी बात आपने की। 1-2 बातें जिनकी तरफ मैं ख़ास तौर पे आना चाहता हूँ कि एक तो ये बताएँ कि क्योंकि आपने ज़िक्र किया डिस्क्रिमिनेशन का और इस तरह, और ख़ास तौर पे आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि बहुत दफ़ा क्योंकि जो हमारा हलका है मेजॉरिटी, क्योंकि ज़ाहिर है मुस्लिम कल्चर में है, वहाँ पे रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हमारी जो लड़कियाँ हैं उनको इंस्पायर करना शुरू कर देते हैं, या हो जाती हैं हमारी लड़कियाँ भी कई बार हम्म, इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हैं। और फिर वो आ जाते हैं मामलात, ठीक है, रुकावटें बन जाती हैं और ये चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि एक तो आपको एप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने अपना ईमान उसमें मज़बूत रही हैं और आप ईज़िली इन्फ्लुएंस नहीं हुई हैं, कोई आपको नहीं कर सका उस तरह के इस तरह के कायल करना, या आप ये जो क्रिश्चियन मज़हब है ये शायद ठीक नहीं, या इस तरह, या ये वो आप ज़ाहिर है आपको सामना करना पड़ा मुख्तलिफ शोबा-जात में, ज़ाहिर है जहाँ पे हम काम करते हैं। तो एक तो मैं आई रियली एप्रिशिएट यू, क्योंकि आप बार-बार अपनी गुफ्तगू में ज़िक्र भी कर रही हैं खुदावंद यीशु मसीह का, कि खुदा आपको यूज़ कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये आपके ईमान की एक गवाही है कि हम बेशक आगे बढ़ें, तरक्की करें, तालीम में तरक्की करें, मुआशी तौर पे तरक्की करें, हमारा सोशल स्टेटस भी बढ़ जाए, लेकिन हम बेसिकली हमें अपना ईमान और अकीदा जो है उस पे पुख्ता रहना चाहिए। हमें कोई भी दुनिया का लालच, कोई भी चीज़ जो है वो हमें उस ईमान से नहीं हटानी चाहिए। तो ये जो आपने चीज़ें बताई हैं, मैं समझता हूँ कि ये बड़े एक सख्त किस्म के चैलेंजेस थे आपको। जैसे-जैसे आप प्रोफ़ेशन चेंज कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, जो तरक्की की मनाज़िलें तय कर रही थी, वहीं-वहीं पे ये मुश्किलात भी मैं देखता हूँ कि आपके साथ भी थी, एक खातून होने की हैसियत से। और मैं समझता हूँ कि ये शायद अभी रुक नहीं गई होंगी, अभी भी जैसे डे टू डे लाइफ़ में पाकिस्तानी मुआशरा ऐसा है जिसमें, तो आप बता सकती हैं कि जो आम ख़वातीन हैं, उनके साथ भी इसी तरह कितनी मुश्किलात का सामना करना होता है? बिल्कुल मैं समझती हूँ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से थी। मेरे बारे में वो मैंने 1-2 जगह से सुना कि जो मेल पर्सन है, वो बात करते हुए भी थोड़ा बहुत शर्माते थे क्योंकि इसके फादर पुलिस में है, तो ये ना हो कि हमारे साथ कुछ उल्टा हो जाए। तो ये एक प्रोटेक्शन मेरे साथ रही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये प्रोटेक्शन हर एक पर्सन की फैमिली के साथ नहीं है। नहीं है। अगर खुदा ने वो मुझे ब्लेसिंग दी है, तो हो सकता है वो दूसरे के पास नहीं है और जहाँ पे नहीं है, वो वहाँ पे हो सकता है कि वो जिस तरह ट्रैप हो रही हैं लड़कियाँ हमारी, वो कि मैं कहती हूँ कि वो इतनी मेजॉरिटी में नहीं है, थोड़ी ही है हमारी पॉपुलेशन की भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो वाइब्रेंट तरह से वो सामने आ रही हैं चीज़ें और वो जो हम मीडिया का या अपने रिसोर्सेज़ का गलत इस्तेमाल करके हम आगे अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल कर रहे हैं। क्योंकि एज़ अ लॉयर मैंने देखा है कि इस तरह के जो केसेस आते हैं, कि मेरी लड़की ने किसी मेल के साथ जाके मज़हब चेंज करके शादी कर ली। हो सकता है वो उस टाइम पे वो कोई वो फैंटेसाइज़ उसको किया गया हो, चीज़ें उसको दिखाई गई हों या उसकी खूबसूरती के बारे में उसको एक क्या कह सकते हैं एक वो कहते हैं ना कलाई किला उसके ज़हन में तामीर किया गया हो। वो कि मैं समझती हूँ कि इंसान जैसा भी है, जिस कलर में भी है, वो खुदा ने उसको बहुत खूबसूरत बनाया क्योंकि उसने अपनी छवि पे बनाया। तो इस तरह की चीज़ें जो है उनको ट्रैप कर रही हैं। लेकिन उनका अंजाम क्या होता है? मैक्सिमम 6 मंथ, 1 ईयर इसके बाद वो छोड़ देते हैं और उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि मैं नहीं चाहूँगी कि मैं बोलूँ, क्योंकि वो उसके बाद उन फीमेल्स को अगर वो रख भी कुछ अरसे के लिए रहे, तो उनसे पैदा होने वाली औलाद को ना ही हमारा कानून एक बच्चे के जो विरासती वो राइट्स हैं वो देता है और ना ही हमारा माशरा उनको एक्सेप्ट कर पाता है एज़ ए चाइल्ड या एज़ ए ह्यूमन बीइंग। तो वो एक वो जो फैमिली के अंदर जो वो गैप पैदा होना शुरू हो जाता है, तो उसके नतीजे में मैं देख रही आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ और सारी चीज़ों को देखते हैं। आपने नोट किया होगा कि हमारे अंदर एक अदम वो बर्दाश्त पैदा हो गई है। वो इसी वजह से क्योंकि हम वो जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उससे दूर होते जा रहे हैं। हमने घरों के अंदर दीवारें नहीं की, हमने दिलों के अंदर दीवारें कर ली हैं।
पहले अगर फैमिली में एक बड़ा जो है वो बच्चे को किसी यानी चाचा, ताया, फूफो या कोई भी मोहल्लेदार भी डांट देता था तो पेरेंट्स उसको ओन करते थे, जरूर मेरे बच्चे ने कोई ना कोई मिस्टेक की होगी, अदरवाइज कोई बड़ा इस तरह नहीं बोलेगा। और जब वो बड़ों ने बोलना छोड़ दिया तो बच्चों ने अपनी मनमानी करना शुरू हो गए और सोसाइटी में एक बिगाड़ पैदा हो गया। वो हम क्रिश्चियन सोसाइटी भी उसी का हिस्सा बन रहे हैं और हमारे लड़कियां तो मैं हाईलाइट हो जाती हैं, लेकिन हमारे लड़के भी इसी तादाद से कन्वर्ट करके उनको अपने मजहब से दूर किया जा रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हम ये मजहब नहीं छोड़ेंगे तो हम वो जो हमारी तरक्की के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। उसकी मिसाल जो है वो हमारे पास बहुत ही एक नामवर हमारे क्रिकेटर थे, उनकी शक्ल में आती है कि मैं एक बंदा जिसको खुदा ने ब्लेसिंग दी और इस मुकाम पे पहुंचाया, और जैसे ही उसने खुदा से हमारे यानी खुदा यसुम मसीह से इनकार किया तो फिर उसके बाद खुदा ने उससे वो ब्लेसिंग भी छीन ली। तो मैं समझती हूँ कि अगर इस लेवल पे जाके उनके साथ ये मामला हो सकता है तो जो घर में डोमेस्टिक वर्कर हैं या छोटी जॉब्स कर रहे हैं उनको ट्रैप करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि पास उनके पास वो वसाइल नहीं होते जो उन साहब के पास थे। जी। अच्छा, नादिया ये बताएँ कि जैसे-जैसे, क्योंकि एक हर इंसान जो है उसकी ख़्वाहिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर की तरफ बढ़े, आगे तरक्की करे। और हम्म। ये जो आपने शोबा-जात चेंज की है, और इनमें मोस्ट अर्निंग शोबा कौन-सा है आपके लिए? जिसमें आपने देखा कि ओह! दैट्स वंडरफुल, ये ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए इकोनॉमिकली। अब इकोनॉमिकली अगर मैं देखूं तो बैंकिंग मेरे लिए ज्यादा इजी थी, क्योंकि आपने बैठना है ऑफिस के अंदर, आपको कोर्ट्स के अंदर गर्मी के अंदर स्टेयर्स चढ़ के 6 फ्लोर तक आपने वैसे ही जाना है लिफ्ट के बगैर, धूप में भी जाना है। तो वो देखा जाए तो कंफर्टेबल वो था, साथ में इकोनॉमिकली भी वही बेहतर था, क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर 9 to 5 या 9 to 8 जॉब करनी है दिन में, तो आपको टर्न आउट जो है वो महीने के फलां डेट को इतना आ जाएगा, वो आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है। लेकिन वकालत एक ऐसा पेशा है कि जहाँ पे आप अपनी कम्युनिटी के केसेस ही आते हैं ज्यादा, और कम्युनिटी में सबसे पहली जो चीज आती है कि हमारे पास है कुछ नहीं, तो हम आपको वो दे सकते हैं, सिर्फ आपके वो भी उनको बताया जाता है कि भाई चलो मैं अपनी सर्विसेज आपको फ्री दे सकती हूँ, लेकिन मैं वो जो कोर्ट का एक्सपेंस है वो आपको खुद देना पड़ेगा। तो वो उस पे एग्री होते हैं। तो अब वो एक चीज अगर मैं देखूं जो मेरा एम था कि मैं करने का, लेकिन मैं साथ साथ ये भी देख रही हूँ कि वो वक्त के साथ साथ वो किसी ना किसी और तरीके से वो मुझे खुदा कंपनसेट कर देता है इन चीजों के अंदर, और हम अपने आप को बेहतर तरीके से, और मैं मीन इंजॉय करने वाला अगर प्रोफेशन कहना तो मैं वकालत को ज्यादा इंजॉय कर। ओके। अच्छा, ये बताएँ कि कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा केस जो कि बड़ा ही मुश्किल हो, जो बड़ा चैलेंजिंग हो, ख़ास तौर पे वकालत में, कुछ ऐसा आपका तजुर्बा जो कि कठिन हो या जो बड़ा बिटर हो, जिसका आप ज़िक्र करना चाहें? आ, बिटर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरा जो स्टार्टिंग ही पीरियड मैं उसको कहूंगी, वकालत जो कहते हैं ना, मैंने अपने जो सीनियर से सुना है 10 साल के बाद आप वकील कुछ बनना शुरू होते हैं। तो अभी मेरे 10 साल हुए नहीं है कि मैं उसको कहूँ कि मैं एक अच्छी वकील बन गई, अभी तो मैं बहुत अर्ली स्टेजेस पे हूँ। आई मीन 5 ईयर 6 ईयर कोई एक ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मैं मानती। तो अभी तक एक केस जो था वो कि वो बिन कोर्ट की हदूद तक नहीं गया था, वो बाहर ही टैकल कर लिया गया। आई मीन एक हमारा मुस्लिम और क्रिश्चियन वो एक डिस्प्यूट था मस्जिद और चर्च का। तो मैं अभी ऑफिस कोर्ट से फ्री होके ऑफिस से फ्री होके अभी घर तकरीबन 9-10 बजे पहुंचती हूँ, और फुल सर्दी है और बाहर धुंध से कुछ नजर नहीं आ रहा, और मुझे मेरे फादर बोलते हैं कि फलां फलां एरिया में इस तरह का एक इशू हुआ है, तो तुम जाओ, तुम वकील भी हो और टेक्निकली चीजों को जानती भी हो। मैंने कहा चलिए ठीक है। अब वहां पे पहुंचना भी एक बहुत मुश्किल मरहला था। उस थाने तक गए, वहां पे उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप चली जाएं,
जो होना था वो हो गया वो। मैंने उनको फिर डिस्कस किया कि क्या इश्यू, मुझे सही तरीके से बताएँ। उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट करके फिर मुझे बताया। मैंने कहा चले इसमें जो भी हम रिलैक्सेशन कर सकते हैं, वो मुझे बताएँ। और वहाँ पे ही मुझे एक मौलाना साहब मिल गए, वो जो दूसरी अपोज़िट पार्टी की तरफ से थे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप टेंशन ना लो, सुबह हम सारे इकट्ठे होते हैं, जैसे पुलिस वाले बताते हैं उस टाइम पे आ जाते हैं। अब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ, वहाँ पे 2, एक पीपल्स पार्टी का चेयरमैन और एक पीटीआई का चेयरमैन, जो कि आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते थे। तो वो लोगों को साथ में लेके आए हैं, वो दोनों एक-दूसरे के अपोज़िट बात के चल रहे हैं। वो हैं कुछ मज़हबी रहनुमा हैं उनके, और मैं उनमें एज में भी छोटी और अकेली फीमेल थी। और हमारे जो थे वो कोई पादरी साहब भी थे, और उनके साथ जो उनके चर्च के मेंबर्स थे, वो भी सारे उन्होंने लॉकअप में बंद किए हुए, उनके भी कुछ लोग बंद किए हुए। अब हमने अ, उस टाइम पे मेरे ख्याल में वो काफ़ी मेरे लिए टफ टाइम था, लेकिन मैंने खुदा से दुआ की कि खुदावंद आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो इनमें सबसे छोटी हूँ और मेरी बात भी एज़ अ फीमेल शायद ना मानी जाए। तो वो खुदा ने उनके दिल में भी रहम डाला और मेरे ज़ुबान को में भी अल्फाज़ प्रोवाइड किए गए। तो हमने उसको टैकल किया, वो कि फिर बाद में उस केस को हमने वो कहते हैं ना, बाहमी रज़ामंदी के साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, ताकि ह वहाँ पे जो है वो अमन भी रहे और एक-दूसरे को कोई नुकसान भी ना पहुँचाया जाए। और मीन उन्होंने मेरी बात का इस तरह ऑनर किया कि उन्होंने सारों ने ये बोला कि ये बेटी बैठी है, और जैसे ये डिसाइड करेगी ना हम उसके साथ चलेंगे। और पुलिस वालों ने भी कहा ठीक है मैडम, आप जो डिसाइड करती हैं, हम उनके साथ चलेंगे। फिर मैंने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि हम एक-दूसरे के साथ कोई भी चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। मीन जैसे उनका राइट है उसी तरह हमारे भी राइट्स हैं। तो हम दोनों मिलके एक वो दरमियानी रास्ता बताते हैं, ताकि उनकी प्रेयर्स भी डिस्टर्ब ना हो और हमारी प्रेयर्स भी डिस्टर्ब ना हो। तो वो एक रास्ता निकला, और उसके बाद उन्होंने इस पे अमल भी किया, और अभी तक मेरे सुनने में नहीं आया कि उस एरिया में दोबारा इस तरह की कोई लड़ाई हुई हो। और जब भी वो उन एरिया के वो पर्सन मुझे रास्ते में कभी मिल जाएँ, तो वो मुझे 1-2 दफ़ा उन्होंने फ़ोर्स किया, मैडम हमारे घर चलें, हमारे घर चलें। तो मैं समझती हूँ कि वो मेरे लिए एक काफ़ी चैलेंजिंग भी फ़ेज़ था, और खुदा ने मुझे उसमें बड़ा एक सरफ़राज़ी भी दी और अपने नाम को जलाल भी दिया कि वहाँ पे इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जो कि दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान एक बहुत बड़ा झगड़ा बन। जी। नादिया ये भी बताएँ यहाँ पे क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा ख़्याल नारकोटिक्स जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से एक आपको उसमें लिया गया है, तो इसके हवाले से बताएँ कि ये क्या है? ये एक एडवाइजरी कमेटी है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ और वहाँ से पर्सन्स चुने गए हैं, जो कि हमारी बेसिकली जो कमेटी का नाम है प्रोविंशियल नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी है। और ये जो पूरे प्रोविंस के अंदर जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं या रिस्पेक्टिव वो एरियाज़ हैं, उनके अंदर वो एडवाइस पेश करेगी गवर्नमेंट को उस कमेटी के थ्रू कि हम कैसी इस्लाहात लेके आके लाई जाएँ कि जिससे हम इसको नारकोटिक्स को जो है सप्लाई जो अब हमारे गली मोहल्लों के अंदर आम है, उसको रोका जा सके और अपनी जनरेशन को बचाया जा सके। और अगर कहीं पे इस तरह का कारोबार हो रहा है, तो कंसर्निंग डिपार्टमेंट यानी हमारी लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है जैसे कि पुलिस है, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही, तो हमें वो मैकेनिज़्म चेक करना है। उसमें हमारे पास पुलिस के डिपार्टमेंट जो है वो हमें मीन्स कोलैबोरेट करेंगे उनके साथ मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर। साथ में एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट तो इटसेल्फ है ही। तो वो डायरेक्टली जो है वो हमारे गवर्नर साहब की सुपरविज़न में है प्रोजेक्ट, और उनके जो भाई हैं चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब, वो इस कमेटी के हेड हैं, और मैं जो है वो लाहौर डिवीज़न से उनकी जो है वो मेंबर अपॉइंट हुई हूँ। ये मैं समझता हूँ कि बड़े ऑनर की बात है हमारे लिए और आपके लिए भी इस तरह का और मैं समझता हूँ कि ये जैसे-जैसे आप मेहनत करती हैं और उसमें आप मुस्तहकम हैं तो ये कामयाबियाँ जो हैं मैं समझता हूँ ये खुदा की तरफ से होती हैं और जो-जो भी हुँ, हमें ज़िम्मेदारी मिलती है और किसी भी शोबा जात में तो वो वी कंट्रीब्यूट उसकी तरफ तो ये हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं इस हवाले से।
और दूसरा ये बताएँगे ख़ास तौर पे एक 2 बातचीत करना चाहता हूँ जो हमारा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं क्योंकि आप इंसानी हकूक़ पे भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत करती हैं और ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, साथ-साथ लॉयर होने के साथ-साथ अ, हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान है इसमें अगर कोई कहे कि जो मसीही हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनकी शनाख्त क्या है? एक आम सा होता है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारी शनाख्त ये है कि पहले तो हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। कोई भी क्रिश्चियन जो है वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है। आप देखें बहुत सारे शोबा-जात में हमारी जो खिदमत जो हैं वो बड़ी नुमायाँ हैं, जिनमें एक शोबा जो है वो एजुकेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा हमारी खिदमत है। फिर जो सेहत है वो शोबा और उसके अलावा और भी मुख्तलिफ शोबा-जात उसमें दिफ़ा जो है वो एक बड़ा है और फिर अभी ये जो लॉयर्स हैं हमारे, ये एक हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसके बावजूद आप क्या समझती हैं कि जो हमारी शनाख्त है उसको हम कोई चेंज कर पाए हैं या उसमें कुछ तब्दीली आई है पाकिस्तानी मुआशरे में और ख़ास तौर पे मुस्लिम मुआशरे में रहते हुए? अब मैं अगर कहूँ कि तब्दीली जो है वो एक डिग्निटी थी, वक़्त के साथ-साथ हम खो तो चुके हैं, लेकिन अभी जैसे वो सीएसएस के एग्ज़ाम दे के हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो एक काफ़ी खुशाइन चीज़ है और वो परफ़ॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। तो वो हमारी नुमाइंदगी तो कर रहे हैं जो कि काफ़ी अरसे से रुक गई थी। आई मीन हमारी तरफ एजुकेशन का जो प्रोफ़ेशन था वो मसूब ही किया जाता था कि ये क्रिश्चियन से रिलेटेड है। तो वो भी हमने खो दिया। फिर नर्सिंग का जो प्रोफ़ेशन था, वो भी बोला जाता था कि ये सिर्फ़ क्रिश्चियंस के पास है। फिर आर्मी के अंदर बहुत सारे हमारे ऑफ़िसर्स जो हैं, वो सर्व किया मुख्तलिफ़ पोस्ट के ऊपर। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो थे, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो कहते हैं ना जैसे उनके ऊपर रोक लग गई थी। तो वो अभी वक़्त के साथ-साथ चेंज तो हो रहा है कि हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, अवेयरनेस सारे दे रहे हैं एक-दूसरे को कि पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए। तो उससे चेंज तो आ रहा है लेकिन अभी भी बहुत सारा काम जो है करने की ज़रूरत है। जिस तरह आई मीन तामीर पाकिस्तान में और क़याम पाकिस्तान के टाइम पे पाकिस्तानियों क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अपना किरदार अदा किया था। और शुरू के दिनों में तामीर पाकिस्तान में जैसे हमारे पास जस्टिस एआर कर्नीलियस साहब हैं, जो कि जिन्होंने कानून साज़ी की थी पाकिस्तान की पहली। तो उनके बाद हमें वो चीज़ें नहीं मिली। वो हम अपने राइट्स खोते गए क्योंकि हम लोगों ने आगे अपने लोगों को वेलकम नहीं किया। हमने अपने लोगों को अपनी जगह नहीं देनी चाहिए क्योंकि हम अपने ऊपर जो है वो एक सर्टेन माइंड सेटअप होने की वज़ह से क्योंकि बरे-सगीर पाक-ओ-हिंद में इकट्ठे रहने की वज़ह से और निचली ज़ातों से कन्वर्ट होके आने के बाद भी मसीहत जो है वो मुकम्मल तौर पर वो फल-फूल ना सकी। जिसकी वजह से वो ज़हनी जो मज़दूरी है, मैं सॉरी उसका नाम ज़हनी मज़दूरी का दूँगी, कि वो हमने अपनाई कि मीन ये अगर आगे बढ़ रहा है तो हम इसको नीचे गिराने की वो तदबीर करें, ये ना करें कि हम और इसके जैसे पैदा करें। तो वो कम होती गई जिसकी वजह से अभी जो हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का नाम पॉलिटिकल हमारे पास इस तरह के लीडर नहीं आए, जो कि कौम की फलाह के लिए सोचते हैं। और वो मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो क्यों नहीं आए और क्या उनकी मजबूरियाँ हैं या क्या नहीं है। लेकिन अगर मेरी अगर राय ली जाए तो मैं इस पे कहूँगी कि अगर खुदा ने जैसे साउल को चुना था कि वो इस्राएली कौम की रहनुमाई करे और उनका साथ दे और वो नहीं कर सका, तो खुदा ने उससे वो ब्लेसिंग ले ली। तो हो सकता है जो हमारे लीडर्स हैं, इस बात को थोड़ा-सा समझें कि अगर खुदा ने इनको एक रुतबा दिया है, वो एक पर्पज़ के लिए दिया है कि अपनी कम्युनिटी की सरबुलंदी करें। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ भी साउल बादशाह वाला हाल हो सकता है। इस पे गौर किया जाए क्योंकि हम एक-दूसरे की फलाह के लिए पैदा किए गए और हर एक को कहीं पे भी पहुँचाया जा रहा है, तो वो दूसरों की तरक्की के सबब के लिए पहुँचाया जा रहा है, ना कि उसको अ, गिराने के लिए या उसकी तज़लील करने के लिए पहुँचाया जा रहा है। नादिया रिसेंटली आपने देखा कि ख़वातीन मार्च हुआ और ये हर साल होता है जी, और उसमें ख़वातीन की आज़ादी के हवाले से बात होती है। तो वो 2 तरह के नज़रियात हैं, एक तो आज़ादी है आपने देखा वो नारा भी आपने सुना मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, बहुत मशहूर हुआ और ख़वातीन जो है वो प्ले कार्ड लेके आती हैं और उसपे
इस तरह के नारे हैं। कुछ लोग जो हैं वो बल्कि ख़वातीन ही कहती हैं कि ये पता नहीं किस तरह की आज़ादी माँग रही हैं और इस तरह। तो मैं आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ पे स्टैंड करती जब मैं अगर अपनी बात करूँ, जब मैंने ये स्लोगन सुना, तो मैंने तो उसको कैजुअल लिया। लेकिन जब वो वक़्त के साथ-साथ उसको अगर देखा गया कि लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उन लोगों की सोच क्या है और इनकी जो स्लोगन बनाने वालों की सोच है, तो मेरे ख़्याल में कम्युनिकेशन का गैप बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आया। अब मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को कहीं पे भी जो है वो प्रोवाइड कर सकती हूँ, किसी भी गलत काम पे। क्योंकि बाइबल के मुताबिक तो इंसान का जिस्म जो है वो खुदा की हैकल है। तो अगर उस तनाज़ुर में लिया जाए और इस स्लोगन को देखा जाए बगैर समझे, तो वो एक गुनाह ही लगेगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा-सा डीप वे में जाएँ, जो कि लोग कम्युनिकेट नहीं कर सके, जो स्लोगन बनाने वाले थे। मेरे नज़दीक ये है कि औरत को जो अब हमारे मुआशरे काफ़ी सारी इस तरह की मसाइल की बिना पे लोग जो हैं, बहुत सारे इक़दाम उठा रहे हैं। जैसे कि लड़की को बेचा भी जा रहा है। उसको पैदा होते ही उसके ऊपर अगर हम ट्राइबल एरियाज़ में चले जाएँ, तो मैंने एक रिवायत सुनी कि उनको बाँधा जाता है ताकि उनके जिस्म जो है एक प्रॉपर शेप में रहे जा सके। तो मीन आप एक लड़की जा रही है, हम उस पे कमेंट कर देते हैं मोटी। वो हमारे यहाँ कल्चर है। लेकिन क्या खुदा ने नहीं उसको बनाया? तो मीन उसको आप कह रहे हैं कि ये जो आपको अता की गई है चीज़ है उसको चेंज करो या आप इस तरह के काम करो, अपने आप को उस तरह का बनाओ जो लोग देखना चाहते हैं। आप वो क्यों नहीं रहते जो कि आपको खुदा ने बनाया है? तो अगर इस सिनेरियो में देखा जाए, तो मेरे मुताबिक तो वो स्लोगन पॉज़िटिव हो जाता है। अगर उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाए। अब लड़की का जो हमारे यहाँ एशियन जो माशरे में एक और भी प्रॉब्लम दी जाती है कि मीन ये लड़की का रंग काला है, ये गोरी है। ये एक कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर काफ़ी जो लोगों को बहुत सारी फीमेल्स को मसाइल का भी सामना करना पड़ा और हम सुनते भी आ रहे हैं। और अगर वो देखा जाए वो सती वाला वो कॉन्सेप्ट तो अब नहीं रहा, लेकिन आप ये देखें कि एक औरत जो है, अब ये नहीं पता कि उसके हस्बैंड ने अपनी गलती को छुपाने के लिए उसको डाइवोर्स दे दिया है, लेकिन हमारे यहाँ माशरे में क्या किया जाता है, गुनाहगार किसको समझा जाता है? औरत को ही समझा जाता है। और अगर बात करें कि हमारे यहाँ हो सकता है कि किसी को बच्चे की ब्लेसिंग ना मिली हो खुदा की तरफ से। तो उस औरत को इस तरह के में मुख्तलिफ औरत नहीं हो सकता उसमें कोई प्रॉब्लम हो, मेल भी हो सकती है। तो हम उसको कसूरवार जो है वो हमेशा औरत को ही ठहराते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ तो चले ये डिस्क्रिमिनेशन किया है, अगर हम एलीट क्लास में चले जाएँ, तो वहाँ पे वो एक यंग लिखने के लगने की जो एक वो बीमारी है कि मुख्तलिफ तरह की सर्जरी से गुज़रना पड़ता है। तो मीन हम अपने माशरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे सके एलीट क्लास में भी कि वो अपने आप को यंग और बेहतर प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ आलात के नीचे से गुज़र के अपने जिस्म को तकलीफ देते हैं। तो अगर इन सिनेरियो में चला जाए, तो आप जिस तरह का कोई पर्सन है, उस तरह उसको उसी तरह एक्सेप्ट किया जाए, तो ये स्लोगन इस पैरामीटर्स में भी आ सकता है, मेरी राय के मुताबिक, कि आप जो इंसान जैसा है उसको उस तरह एक्सेप्ट करें, ना कि उसको अपनी नज़र के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। हैं? नादिया, जैसे एक वक़्त होता है जब इंसान अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ जो है उसको बिल्ट अप कर रहा होता है। जैसे हुँ। आपने किया, ठीक है। और एक वक़्त आता है फिर इंसान देखता है कि अभी आगे मैंने क्या करना है। तो अमूमन ये होता है कि ख़ानदानी ज़िंदगी कोई शुरू करते हैं या कुछ इस तरह। तो आप कैसे देखती हैं अभी अपना फ्यूचर आगे मज़ीद क्या प्लान्स हैं? व्हाट डू यू वांट टू अचीव? प्लान जो है प्लान जो मेरा यही है कि अभी जो जिस तरह मुझे खुदा की मर्ज़ी होगी, मुझे उसी तरह चलना है। क्योंकि मीन इंसान तो बहुत सारे प्लान बनाते हैं, लेकिन होता वही है जो खुदा की मर्ज़ी होती है। तो खुदा ने जैसा भी जिस तरह भी वो रखा हुआ है मेरे लिए प्लान, वो इसी वजह से मुझे उसी पे चलना होगा।
और मेरे प्लान हमेशा जो है मैं अपनी थ्रू आउट लाइफ में हमेशा यही सोचा है कि कोई भी मुझे काम करना है तो वो मैं खुदा के सामने रख के दुआ में वो करती हूँ कि खुदा की जो मर्ज़ी होगी, खुदा मुझे उसके मुताबिक गाइड करे। जी। तो इसके ऊपर मैं यही कहूँगी। अच्छा, चलिए थैंक यू। और हुँ, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बातचीत करके। पहले भी जब भी इंटरव्यू वगैरह जब बातचीत हुई, जब न्यूकासल पे भी आपसे, तो हमेशा एक खुशी का एहसास होता है। और क्योंकि मैं तो खुद ख़ास तौर पे ख़वातीन की आज़ादी और उनकी तरक्की का बहुत ख़्वाहा हूँ। हमें बड़ा फ़ख्र होता है, खुशी होती है, जब हम देखते हैं कि हमारा मुआशरा जो है उसमें रोशन चेहरे भी हैं, जो आगे बढ़े हैं, जिन्होंने मेहनत से नाम कमाया है। तो आप जो है आज मुकालमा टीवी पे हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी ख़ास तौर पे उन लड़कियों को और जो रास्ता भटक जाती हैं या इंस्पायर हो जाती हैं दूसरों से और फिर गलत फ़ैसले कर लेती हैं, या नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर मैसेज, जो आप आज देना चाहती हैं। मेरा जो है देखने वाले नौजवानों को मेल और फीमेल दोनों का है कि आप सबसे पहले अपनी दुनियावी तालीम के साथ-साथ अपनी जो मज़हबी तालीम है, जो आपका मज़हब है उसको जानने की कोशिश करें। और मुश्किलात जो हैं वो आपको तोड़ने के लिए या गिराने के लिए नहीं आती। वो आने वाले लाइफ़ के अगले चैलेंजेस के लिए आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। और दूसरा जो लड़कियाँ आपने बोला कि वो मिन किसी तरीके से वो जो भटकी हुई भेड़ें बन जाती हैं, तो मैं उनको ये कहूँगी कि भई गलती होती है सारों से। बाइबल हमें माफ़ी की गुंजाइश देती है और बाइबल तो कहती है कि तू 70 बार भी अपने भाई आई मीन आप माफ़ करना सीखें और फैमिलीज़ को भी कहूँगी कि अगर आपकी बच्ची एक गलत रास्ते से जाके वापस आ रही है, तो वो हो सकता है कि बेहतर इंसान वो जो उसके अंदर चार्म था, वो जो उसके अंदर आँखों के सामने एक फैंटेसी की जो पट्टी थी वो उतर के आ गई है, वो आप उसको एक्सेप्ट करें और उसको बेहतर इंसान बनने में हेल्प करें। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, तो हमारे अंदर इतना ज़र्फ़ होना चाहिए कि आप अपने लोग पहले तो बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि वो भटके ना। अगर वो भटक गए हैं खुदा ना ख़ास्ता तो आप उनको इसको समझाएँ कि गलती हो गई है, कोई बात नहीं। आप इसको कवर अप कर सकते हैं और दोबारा ना भटके, यही आपके लिए बेहतर है। नादिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और ख़ास तौर पे ये जो पहला इंटरव्यू मुकालमा टीवी, और मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ क्योंकि ये बड़ा अच्छा स्टार्ट है। तो और भी जो इंटरव्यूज़ मैं करूँगा लोगों के, मुख्तलिफ़ लोगों के, मुख्तलिफ़ शोबा-जात से जिनका ताल्लुक होगा, तो ये जो नाज़रीन हैं, जो देखते हैं, वो यकीनन जो आपकी गुफ्तगू है और जो आपकी लाइफ़ स्टोरी जो आपने बताई, यकीनन इंस्पायर होंगे और उनसे कुछ सीखेंगे। और फिर तो ये आपको पता है हिस्ट्री बन जाती है, जो हमारी गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, और लोग बाद में भी उसको देख सकते हैं। और क्योंकि आप अपने जॉब से वापस आई, फिर आपने मज़ीद आके ये 1 घंटा तकरीबन पूरा मुझे दिया और हमने ये गुफ्तगू की है। मैं समझता हूँ कि ये आपकी बड़ी मोहब्बत है मेरे लिए और इस चैनल के लिए। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अगर आप कोई बातचीत करना चाहती हैं इस टीवी के हवाले से, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये एक नया सिलसिला अभी मैंने शुरू किया है। मेरी देखने वालों से यही रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मुकालमा टीवी को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो फादर जी हैं आपके आप तक जो है और लोगों की जो लाइफ स्टोरीज़ हैं, उनकी जो स्ट्रगल है, वो सामने लेके आ सकें। जी, बहुत शुक्रिया नादिया। गॉड ब्लेस यू, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। और नाज़रीन, ओके, थैंक यू। जी, जी। और नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि जो अगला इंटरव्यू होगा उसमें दोबारा मुलाकात होगी। आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। बहुत शुक्रिया।